दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में। आज हमें बहुत ही अच्छा सा टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं जो कि है अर्थराइटिस यानी कि गठिया। और आज हमारी इस चर्चा में हमारे साथ जाने माने रिमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर निखिल गुप्ता जी मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। सर नमस्कार, थैंक यू। जिस तरह से हमने आज का टॉपिक हम देख रहे हैं अर्थराइटिस, और आप तो अर्थराइटिस के ही स्पेशलिस्ट हैं, तो सबसे हाँ जी, पहले ये क्या अर्थराइटिस होता क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली काफ़ी लोग इस चीज़ को मिसअंडरस्टूड करते हैं कि आर्थराइटिस होता क्या है। आर्थराइटिस का अगर हम शब्द का मतलब देखें, आर्थ मीन्स जॉइंट, आइटिस मीन्स स्वेलिंग। तो किसी भी जॉइंट की स्वेलिंग को हम आर्थराइटिस बोलते हैं। तो इन्फ्लेमेशन, बेसिकली आर्थराइटिस जोड़ों में इन्फ्लेमेशन हो गया, इन्फ्लेमेशन की वजह से स्वेलिंग और पेन हो गया, उसको आर्थराइटिस बोलते हैं। अब जो आर्थराइटिस है वो एक बहुत ही ब्लैंकेट टर्म है, बहुत बड़ी टर्म है। उसमें क्योंकि कई तरह की बीमारियां जुड़ी हुई हैं। आर्थराइटिस अपने आप में एक बीमारी नहीं है, वो एक लक्षण है, सिम्टम है। आर्थराइटिस 200 बीमारियों का सिम्टम होता है। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो लक्षण, वो सिम्टम, आर्थराइटिस जो है वो कौन सी बीमारी का है, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी ऑटो इम्यून बीमारियां हैं या इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस हैं जो खाली जॉइंट में ही सूजन नहीं करती, किसी बॉडी के अन्य पार्ट में भी सूजन कर सकती है, जैसे आंख में, ब्लड वेसल्स में, ब्रेन में, हार्ट में, किडनी में, फेफड़ों में। तो हमें इसलिए बहुत ज़रूरी जानना होता है कि कौन सी तरह की आर्थराइटिस है, जिसका हम इलाज उस तरह से करें। बाकी अंग इन्वॉल्वमेंट है या नहीं, तो वो देखना बहुत ज़रूरी है। एक ये छोटा सा जो शब्द है, ये अपने आप में एक लक्षण है जो कि बहुत बड़ी-बड़ी बीमारियों का पार्ट हो सकता है। तो सर जैसा कि आपने कहा कि ये एक लक्षण है, तो इसको डायग्नोस कैसे कर सकते हैं? ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट, पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि पहले हम टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस उसमें देखेंगे, जिससे हम आगे डायग्नोसिस के बारे में बात करेंगे। कि टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस हम ब्रॉडली डिवाइड करेंगे, डीजेनरेटिव या इन्फ्लेमेटरी। इन्फ्लेमेटरी मीन्स कि जो गठिया, जैसे एक ब्लैंकेट टर्म बोलते हैं आर्थराइटिस के लिए। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है। ऑस्टियो आर्थराइटिस एक डीजेनरेटिव आर्थराइटिस है। डीजेनरेटिव मीन्स कि एज रिलेटेड एज रिलेटेड आर्थराइटिस डीजेनरेटिव आर्थराइटिस है। तो हम मोटा मोटा इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि इन्फ्लेमेटरी है या डीजेनरेटिव है, या कई बार बच्चों में है या बड़ों में है, वो भी हम डिसाइड कर सकते हैं। तो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है तो वो बच्चों में जुवेनाइल आर्थराइटिस बोलते हैं। एडल्ट में है तो उसको एडल्ट आर्थराइटिस या नॉर्मल आर्थराइटिस बोलते हैं। तो कौन से टाइप का आर्थराइटिस है वो हमें देखना जरूरी है। अब जो डीजेनरेटिव आर्थराइटिस होता है, जनरली एज रिलेटेड होता है, या कई बार ट्रॉमा रिलेटेड भी आर्थराइटिस हो सकता है। वो हमें सबसे इम्पोर्टेंट क्लिनिकल हिस्ट्री क्या है, पेशेंट से हम हिस्ट्री पूछते हैं, भाई आपके लक्षण किस तरह के हैं, जॉइंट पेन, स्वेलिंग है, जोड़ों में सूजन है या नहीं, या जो दर्द है या जकड़न है वो सुबह उठ के ज़्यादा होता है या चलने पे ज़्यादा होता है, या चलने पे आपको आराम मिलता है। तो इस वे में जो आर्थराइटिस है वो डिसाइड होती है मैकेनिकल है या डीजेनरेटिव है, और उसके अकॉर्डिंगली हम उसका डायग्नोसिस करते हैं और आगे इलाज करते हैं। सबसे पहले लक्षण हो गया, देन हो गए कुछ ब्लड के टेस्ट होते हैं, कई बार रूमेटॉइड फैक्टर, एंटी-सीसीपी, है ना, ये तरह के टेस्ट होते हैं जो कि हमें डायग्नोसिस करने में बहुत मदद करते हैं। तो और भी कई तरह के टेस्ट हैं, जैसे एएनए हो गया, मतलब, और ईएसआर सीआरपी है कि जॉइंट इन्फ्लेमेटरी है या डिजेनरेटिव है, या फिर एक्सरे हो गए। एक्सरे में काफी बार हमें पता चलता है कि डिजेनरेटिव या इन्फ्लेमेटरी है। अगर काफी डाउट होता है, हमें इन टेस्ट में पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सी टाइप की आर्थराइटिस है, तो फिर एमआरआई से डायग्नोसिस बनता है कि कौन सी टाइप की आर्थराइटिस है। तो सर सबसे जैसा पहले मैं कहूंगा कि सिम्टम्स, पेशेंट क्या सिम्टम प्रेजेंट करता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस है। ओके, तो सर जैसा भी आपने कहा कि ये जो टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस है, कुछ ग्रेड्स भी होते हैं इनके, कि ग्रेड 1 ग्रेड 2 ऐसा भी कुछ होता है आर्थराइटिस में?
आर्थराइटिस जो है, ऑस्टियो आर्थराइटिस में थोड़ा ग्रेडिंग होता है कि जॉइंट कितनी कैसे डैमेज हो चुका है। रेडियोलॉजिकल भी क्लासिफिकेशन होता है, पेशेंट के सिम्टम्स के हिसाब से भी क्लासिफिकेशन होता है। तो ग्रेड्स का उसके मतलब, ग्रेड्स का मतलब मैं यहाँ से स्टेजेस की बात कर रहा हूँ सर, स्टेजेस भी हाँ होते जी, हैं arthritis के। बेसिकली जॉइंट डैमेज के स्टेजेस होते हैं, है ना, कि कितना जॉइंट डैमेज है, कितना जॉइंट डैमेज नहीं है। जो बाकी इन्फ्लेमेटरी या ऑटोइम्यून तरह की आर्थराइटिस है उसमें ऐसी कोई ग्रेडिंग नहीं होती, बट क्लिनिकल सिम्टम्स से और जो पेशेंट के टेंडर जॉइंट काउंट है, सोलन जॉइंट काउंट है, या पेशेंट को पेन कितना फील हुआ है, फिजिशियन को कितना लग रहा है, ईएसआर सीआरपी कितना है, उसमें हम स्कोरिंग करते हैं कुछ। जैसे रुमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए दास स्कोरिंग है या सीडाई स्कोरिंग है, तो उसके हिसाब से हम स्टेजिंग सीवियर है, माइल्ड है, मॉडरेट है ना, वो उस तरह से हम डिजाइन करते हैं। नॉर्मली तो सर आपके उसके पास लिए ओपीडी डेफिनेटली में, नॉर्मली आपके पास ओपीडी में जो लोग आते होंगे वो यही कहते होंगे सर मेरे घुटनों में पेन है, या मेरे शोल्डर में दर्द है, या मेरे हाथों में हाँ दर्द है। जी, तो हर दर्द तो आर्थराइटिस नहीं होता, जाहिर सी बात। डेफिनेटली तो कि, डेफिनेटली तो किस किस तरह के हम, मतलब किस किस जॉइंट्स में आर्थराइटिस की संभावना ज्यादा होती है? आर्थराइटिस बेसिकली कोई भी जॉइंट अफेक्ट कर सकता है। जॉइंट पेन और आर्थराइटिस में थोड़ा सा डिफरेंस है। जॉइंट पेन काफी बार जो आसपास के स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि टेंडन है, मसल है, उसकी वजह से भी हो सकते हैं, स्पेशली बड़े जॉइंट्स में, या वो मांसपेशियां जहाँ पे लगती हैं, वो जॉइंट के आसपास लगती हैं, अटैच होती हैं बोन पे, तो उसकी वजह से भी पेशेंट को जॉइंट पेन महसूस हो सकता है। तो खाली जॉइंट पेन और आर्थराइटिस में काफी डिफरेंस है, क्योंकि उसके कई कारण हो सकते हैं। सॉफ्ट टिश्यू रोमेटिज्म बोलते हैं, जो मसल्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स, इनमें पेन होता है, या पोस्ट ट्रॉमेटिक पेन होता है, तो वो अलग चीज है जो कि आर्थराइटिस से डिफरेंट है। सर जैसे हम देख सकते हैं कि काफी सारी एनजीओज होंगी या कोई मार्केट रिसर्च एजेंसीज होती होंगी मेडिकल में भी, जो सर्वे करती हैं। हाँ लेकिन जी, आपके हिसाब से, अगर हम सिर्फ आप ही की बात करें, तो आपके हिसाब से आर्थराइटिस का क्या स्टैटिस्टिक्स है हमारे इंडिया में, या कितना आगे हो सकता है? आपको क्या लगता हम्म। है, आपने क्या स्टडी करी या कोई रिसर्च आपने ऐसी करी हो? देखो, WHO का जो डाटा है, मस्कुलोस्केलेटल जो प्रॉब्लम्स हैं वो अराउंड 1/3 टू ऑलमोस्ट हाफ पॉपुलेशन में ओवर अ लाइफ टाइम होती हैं। जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ आर्थराइटिस है, ऑस्टियो आर्थराइटिस, वो भी जनरली देखा गया है 20 से 30% पॉपुलेशन में होती है। देन जो इन्फ्लेमेटरी टाइप ऑफ आर्थराइटिस है, जो कि ऑटो इम्यून है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, इस तरह की जो आर्थराइटिस है वो थोड़ा कम लोगों में होती है, अराउंड 1 to 2% इनका प्रिवलेंस है। जो गाउट है, गाउट यूरिक एसिड वाली जो आर्थराइटिस होती है उसको हम गाउट कहते हैं, जब यूरिक एसिड जॉइंट में डिपॉजिट हो जाए, तो वो थोड़ा सा कॉमन है। वो एक इन्फ्लेमेटरी टाइप ऑफ आर्थराइटिस है, वो अराउंड 5 to 10% पॉपुलेशन में होती है। स्पेशली देखा गया है वो वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत कॉमन है। हमारे साथ कुछ पार्टिसिपेंट्स भी जुड़ चुके हैं। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, कोई कुछ क्वेश्चन पूछना चाहे। अनीता कुछ पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से? हरिदर्शन जी कुछ आप अपना सवाल रखना चाहते हैं आर्थराइटिस के बारे में, गठिया के बारे में? जी जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर हम ये पूछना चाहेंगे, जो कंपेयर एल्डर पेशेंट और यंग पेशेंट में कितना चांस होता है? यंग पेशेंट में भी क्या ये चीज की संभावना है? अगर है तो इससे कैसे बचा जा सकता है? डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि आर्थराइटिस खाली ओल्ड एज में या फिर मिडल एज में होता है। बट जैसे मैं कि पहले भी बात कर रहा था, इवन बच्चों में भी आर्थराइटिस हो सकता है। एज कोई क्राइटेरिया नहीं है। इवन 2 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, किसी एज में भी आर्थराइटिस हो सकता है। उसमें जनरली इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, जो ऑटो इम्यून टाइप की आर्थराइटिस होती हैं, वो होती हैं। और आपने जैसे कहा कि पहले तो कैसे आइडेंटिफाई किया जाए उसको। बेशक उनको, बच्चों को लगातार जॉइंट पेन होगा, स्पेशली सुबह उठ के जकड़न होगी या दर्द, जब वो बच्चा रेस्ट करेगा तब प्रॉब्लम होगी।
धीरे धीरे बच्चे को जब खेल रहा होगा या थोड़ा काम करेगा तो उसको थोड़ा ईज आउट हो जाएगा पेन। जनरली ये लक्षण होते हैं जो सबसे अर्ली लक्षण होते हैं किसी भी आर्थराइटिस के। तो इसको अगर हम अर्ली आइडेंटिफाई कर लेते हैं और हम अपने डॉक्टर के पास जाके ये लक्षण बताते हैं, रादर देन कि हम सोचें ये ऐसी ही पेन है, चोट लग गई होगी, है ना, तो वो मतलब हम जितना जल्दी इसको आइडेंटिफाई करेंगे, जितना जल्दी इस चीज को पकड़ेंगे, उतना ही जल्दी इलाज होगा, उतने ही जॉइंट डैमेज नहीं होंगे। तो अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली आइडेंटिफाई करना, अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट करना ही जोड़ों को बचा सकता है। ये इस तरह की आर्थराइटिस है कि एक बार जॉइंट खराब हो जाए, जॉइंट की मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स ये जो हैं, ये बहुत मतलब आई वुड से कि खतरनाक प्रॉब्लम होती हैं, क्योंकि एक बार जो स्ट्रक्चर खराब हो गया वो जनरली मेडिसिन से वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसमें हमें सर्जिकल ऑप्शन ही जनरली बच जाते हैं। इसलिए अर्ली आइडेंटिफिकेशन और अर्ली ट्रीटमेंट ही इसका सही और अच्छा इलाज है, जिससे कि सारे जॉइंट सब नॉर्मल की तरह रहते हैं। सर जैसा आपने भी बताया कि बच्चों में भी जो आर्थराइटिस देखा गया है, तो सर क्या ये एज के हिसाब से अपने आप ठीक हो जाता है या इसके लिए भी कुछ मेडिसिन या प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए? इसके लिए भी डेफिनेटली मेडिकल ट्रीटमेंट तो चाहिए ही चाहिए। काफी कम परसेंटेज होता है जिसमें ही ये बीमारी क्योर हो जाती है। सबसे पहले तो टाइप ऑफ आर्थराइटिस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। टाइप ऑफ आर्थराइटिस मींस कि बेसिकली कौन सा आर्थराइटिस है। पोस्ट इन्फेक्शन के बाद भी जैसे कई आर्थराइटिस होते हैं, वो जनरली जड़ से खत्म हो जाते हैं मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में। लेकिन अगर ऑटो इम्यून या इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है, उसमें जनरली लंबा इलाज चलता है। और जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, उसमें अराउंड 10 to 15% पॉपुलेशन में ही वो जड़ से खत्म किया जा सकता है, स्पेशली उन पेशेंट्स में जिन्होंने जल्दी इलाज शुरू किया है, जिनके जॉइंट डैमेज नहीं हुए हैं। जनरली उन पेशेंट्स में ही ये जड़ से खत्म होता है। और नहीं तो इनका जनरली कंट्रोल होता है। कंट्रोल कि क्या फायदे हैं कि ये बीमारी और किसी अंग में नहीं फैलती। जैसे मैंने कहा आईज, ब्रेन, किडनी, लंग, इधर भी फैल सकती है बीमारी, तो वो बच जाता है और आपके जॉइंट बिल्कुल ठीक रहते हैं। आप प्रॉपर अपनी लाइफ नॉर्मल की तरह जीते हैं विद सिंपल मेडिसिन। आजकल बहुत अच्छी मेडिसिन अवेलेबल हैं, बहुत ही सेफ मेडिसिन अवेलेबल हैं, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। और जितना जो जल्दी इलाज शुरू करेगा, उतना ही उसके रिजल्ट्स बेटर रहेंगे, मेडिसिन उतनी ही कम रिक्वायरमेंट रहेगी। तो सर एक नॉर्मली अगर हम बात करें कि एक हेल्दी पर्सन में या जिसको कोई ज्यादा कंप्लेंट्स नहीं है, तो उसमें वार्निंग साइंस क्या होंगे? आपके हिसाब से क्या वार्निंग साइंस ऐसे होंगे कि हमें लगे कि हाँ यार ये मुझे हो सकता है शायद उस तरफ मेरी प्रॉब्लम जा रही हो, आर्थराइटिस की तरफ जा रही हो, वो क्या होगा? डेफिनेटली जैसे कि आर्थराइटिस मैंने कहा कि एक सिम्टम है, एक लक्षण है। सर आवाज नहीं आ रही, डिस्टरबेंस आ रही है बहुत। अब क्लियर है? अब आवाज क्लियर है मेरी? यस सर, इट्स ऑडिबल, आप बोलिए सर। तो जैसे कि जॉइंट एक सिम्टम है आर्थराइटिस, तो उसमें खाली जॉइंट के जो सिम्टम होते हैं, वो काफी पेशेंट्स को क्या होता है, सुबह उठ के जकड़न होती है, वीडियो नहीं आ रही मॉर्निंग आपकी, में आपकी वीडियो नहीं आ रही। सुबह उठ के जकड़न होती है, पेन होता है, और जैसे जैसे डे प्रोग्रेस होता है पेशेंट ठीक हो जाता है, उनको सिम्टम कम हो जाते हैं, दर्द कम हो जाता है, जकड़न कम हो जाती है। कुछ पेशेंट्स को जार ओपन करने में प्रॉब्लम होती है, कुछ पेशेंट्स को अपने हाउस होल्ड वर्क करने में प्रॉब्लम या कपड़ा निचोड़ने में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है अगर हैंड्स इन्वॉल्व है। कई लोगों को सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत होती है। कई लोगों को इवन अपना जो हाउस होल्ड वर्क है लंबे समय तक खड़े होने में प्रॉब्लम होती है। तो ये कुछ अर्ली साइंस हैं, वार्निंग साइंस हैं, जो कि आर्थराइटिस, जॉइंट पेन, स्वेलिंग के हो सकते हैं। कई बार प्रोलॉन्ग फीवर, थकान रहना, लंबी थकान रहना, प्रोलॉन्ग फीवर होना जिसका इन्फेक्शन कारण नहीं है, या मतलब 1-2 महीना हो गया है कि लो ग्रेड फीवर चलता जा रहा है, कोई कारण नहीं निकल रहा, तो वो ऑटो इम्यून बीमारियों का लक्षण हो सकता है। कई लोगों को स्किन की मैनिफेस्टेशन जैसे सोरियासिस हो गई, या फिर और ऐसी स्किन की काफ़ी बीमारियां हैं जिसमें जॉइंट इन्वॉल्वमेंट भी कॉमन होते हैं। या फिर कई लोगों को आई में इन्फ्लेमेशन हो गई, उसकी वजह से भी जॉइंट इन्वॉल्वमेंट हो सकता है।
मल्टीपल पहलू हैं इन ऑटो इम्यून बीमारियों के, जो कि ऑर्गन बेस भी होते हैं कि जो ऑर्गन इन्वॉल्व है उस तरह के सिम्टम्स आ जाते हैं। सर आप तो एक रेमोटोलॉजिस्ट हैं, तो आप जाहिर सी बात है ऐसे पेशेंट्स के साथ डेली डील करते ही होंगे, तो क्या हाँ जी। ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं इस या थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स क्या आजकल आ गए हैं जो पहले नहीं थे, या आज कितने हैं और आने वाले टाइम में क्या इसमें डेवलपमेंट्स हो रही हैं ट्रीटमेंट्स में? हाँ जी, स्पेशली मैं कहना चाहूँगा कि ऑटो इम्यून बीमारी में ज़मीन आसमान का डिफरेंस आया है ट्रीटमेंट में विद टाइम, और जो गैप्स थे ट्रीटमेंट में वो बहुत जल्दी कवर हो गए हैं। और अगर हम इवन कॉस्ट देखें थेरेपी की, जो कि पहले बहुत कॉस्टली इंजेक्शंस या टैबलेट हुआ करती थी, अब बहुत ही मतलब रीजनेबल रेट पे आ गए हैं। तो जो एडवांसेस हैं, पहले जो डिजीज मॉडिफाइंग एजेंट होते थे, उनकी जो रिजल्ट थे अराउंड 60 to 70% पेशेंट्स में ही आते थे मेडिसिन के। अब जो नई मेडिसिन आई हैं जिनको बायोलॉजिकल थेरेपी बोलते हैं या हायर थेरेपी बोलते हैं या बायोलॉजिकल डीमार्स बोलते हैं, उसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं। उसमें इंजेक्शन, पहले इंजेक्टेबल फॉर्म थे, अब ओरल टैबलेट्स भी अवेलेबल हो गई हैं। तो और ओरल टैबलेट्स के भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, साइड इफेक्ट प्रोफाइल भी बहुत सेफ है, और एफिकेसी बहुत मतलब अच्छी है। बहुत सारी मेडिसिन इन बायोलॉजिकल से बंद हो जाती हैं, और इवन पिल बर्डन, जो पहले पेशेंट को काफ़ी मेडिसिन खानी पड़ती थी, बहुत ही कम अमाउंट ऑफ मेडिसिन की रिक्वायरमेंट रह गई है। और ये जो बायोलॉजिकल डिमांड्स हैं, ये डिजीज को भी मॉडिफाई करते हैं, डिजीज को भी अपनी जगह पे रोक देते हैं, और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स हैं आई वुड से। पर कॉस्ट ऑफ थेरेपी जो पहले इवन 65 70 हज़ार रुपए की पर मंथ थेरेपी होती थी, वो 2,500 पर मंथ पे आ गया है। तो बहुत ही एडवांस हुआ है, स्पेशली लास्ट 1 ईयर में, जो आर्थराइटिस की मैनेजमेंट में। और ये जो दवाइयाँ आई हैं, ये इवन जॉइंट डैमेज को बचा रहे हैं। इवन जो पहले जॉइंट डैमेज बहुत जल्दी हो जाते थे इन आर्थराइटिस में, अब पेशेंट्स पूरी जिंदगी भर अच्छे जॉइंट्स के साथ जीता है, और इवन ना रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती और ना ही पेन होता। तो बस ये है कि पेशेंट को थोड़ा सा रेगुलर मेडिसिन, रेगुलर फॉलोअप के साथ रहना पड़ता है, जिससे कि कम से कम मेडिसिन रिक्वायरमेंट पे पेशेंट बिल्कुल अपनी नॉर्मल जिंदगी जीता है। सर अगर आर्थराइटिस की प्रॉब्लम टाइमली ट्रीट ना की जाए तो क्या कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं समय के साथ फॉर अनट्रीटेड आर्थराइटिस? डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो शुरू में अपने सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं, या पेन किलर खाते रहे, या कुछ ऐसी दवा खाते रहे जिससे कि थोड़ा उनका काम चलता रहता है। बट जैसे जैसे जॉइंट अंदर डैमेज होते हैं, आई वुड से कि खोखले होते हैं, आर्थराइटिस जो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, इस टाइप की आर्थराइटिस जो है, वो एक तरह से दीमक की तरह काम करती हैं जोड़ों को खोखला करने में। तो जितने जॉइंट खराब होते जाएंगे, वो लक्षण बढ़ते जाएंगे, और अगर हमने शुरू से इलाज शुरू नहीं किया, तो वो जॉइंट जो खराब हो गए उस पे दवाई बिल्कुल बहुत कम काम करती है। इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी, बट जो खराब हो गया वो हो गया। तो अगर हम ट्रीट नहीं करेंगे, तो सबसे पहले तो डिफॉर्मिटी, टेढ़ापन आएगा, पेशेंट धीरे धीरे बेड बाउंड हो जाएगा। पेशेंट को मतलब हेल्प चाहिएगी अपने हाउस होल्ड काम करने में। अगर वो जॉब करता है तो उसको इवन जॉब छोड़ने की जरूरत पड़ सकती है। सोशली एंड इकोनॉमिकली भी इसका बहुत मेजर इम्पैक्ट पड़ता है, पेशेंट पे भी, फैमिली पे भी, इवन नेशन पे भी, क्योंकि वो एक बहुत प्रोडक्टिव इंसान था अपने नेशन के लिए, जो कि वो उसको इस बीमारी के लिए घर पे बैठना पड़ रहा है। देन ये खाली जॉइंट की बीमारी नहीं है, इनसे कई जगह और सिम्टम इन्फ्लेमेशन आती है, जैसे कि हार्ट पे, इसमें हार्ट अटैक का रिस्क उतना ही हाई होता है जितना डायबिटीज के पेशेंट्स में रिस्क होता है, अगर हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो। अगर हम ट्रीटमेंट करेंगे तो रिस्क बहुत कम हो जाता है। देन लंग इन्वॉल्वमेंट, या फिर आई इन्वॉल्वमेंट, ब्लड वेसल इन्वॉल्वमेंट, स्ट्रोक, लकवा पड़ने का रिस्क बहुत हाई हो जाता है अनट्रीटेड आर्थराइटिस में। अगर अनट्रीटेड आर्थराइटिस है, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है, तो और भी जैसे ब्लड वेसल की सूजन हो गई तो गैंग्रीन का रिस्क बढ़ जाता है, ब्लड वेसल की वेस्कुलाइटिस हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सही समय पे इलाज करना, सही से इलाज करवाना। अदरवाइज जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बहुत ही ड्रेडेड है, इवन
पेशेंट का लाइफ स्पैन भी 10 से 15 साल जनरली कम हो जाता है अगर हम आर्थराइटिस ट्रीट नहीं करते हैं। तो खाली ये जॉइंट की बीमारी नहीं है, इससे बहुत ही मेजर कॉम्प्लिकेशंस हैं बॉडी पे, जो कि बहुत इग्नोर करते हैं पेशेंट्स, और फिर उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ सफर करती है। तो सर क्या आर्थराइटिस रिवर्स भी किया जा सकता है, ऐसा कुछ होता है? आर्थराइटिस रिवर्सिबल मींस, देखो इसके अगेन दो तीन पहलू हैं। आर्थराइटिस रिवर्स किया जा सकता है मींस की जो एक्टिविटी है, डिजीज एक्टिव है, उसको डेफिनेटली टोटली रिवर्स किया जा सकता है विद मेडिसिन से। तो उसमें एक्टिविटी, मान लो कि सीवियर डिजीज है, डिजीज इज क्वाइट एक्टिव, तो उसको हम माइल्ड डिजीज या रेमिशन में बिल्कुल ही नॉर्मल पेशेंट आ सकता है। तो ये हो गया एक तो डिजीज एक्टिविटी वाला पार्ट जो कि टोटली रिवर्सिबल है। एक है सेकंड डिजीज डैमेज, जो डिजीज ने डैमेज कर दिया जॉइंट्स पे, वो कंप्लीटली रिवर्सिबल नहीं है। उसमें हमें काफी बार अगर बहुत सीवियर डैमेज हो गया है तो पेशेंट को एडवाइस करना पड़ता है आप सर्जरी करवाएं। सर्जरी के भी आजकल नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हो गए हैं बिकॉज ऑफ चेंजेस इन इम्प्लांट। तो और डिपेंड करता है कि पेशेंट्स की कोमॉर्बिडिटीज क्या है, डायबिटीज है, हार्ट की डिजीज है, नहीं है, डिपेंडिंग ऑन ये सारे फैक्टर्स, या बोन कितनी वीक है, ऑस्टियोपोरोसिस है, नहीं है, तो इसके फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि नी रिप्लेसमेंट के भी कितने अच्छे रिजल्ट्स हैं। और जनरली आजकल इन डिजीजेस होने के बावजूद भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो डैमेज भी रिवर्स किया जा सकता है, बट नॉट मेडिकली, नॉट ड्यू मेडिसिन से, नहीं, सर्जिकली। तो डेफिनेटली डिजीजेस जो है आर्थराइटिस को रिवर्स किया जा सकता है, कुछ पार्ट मेडिसिन से, कुछ पार्ट सर्जरी से अगर ज्यादा डैमेज हो गए हैं। तो सर जो ये फिजियोथेरेपी या और ऑल्टरनेट थेरेपीज है, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर या एनर्जी हीलिंग, इस तरह के जो कुछ थेरेपीज हैं, क्या इनसे भी कुछ रिजल्ट आते हैं आर्थराइटिस में? मतलब देखो फिजियोथेरेपी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है किसी भी आर्थराइटिस में। बेसिकली जैसे मैंने कहा, आर्थराइटिस खाली जॉइंट की बीमारी नहीं है। जब जॉइंट में पेन होता है, स्वेलिंग होती है, तो आसपास की जो मसल्स होती हैं वो यूज होना कम हो जाती हैं। डिसयूज एट्रोफी बोलते हैं उसको, बिना काम किए वो एट्रोफी होने लगती हैं। तो मसल जब एट्रोफी होती है तो पेशेंट को जो प्रेशर होता है वो जॉइंट्स पे ज़्यादा आता है, और भार उठाने में मुश्किल होती है, चलने में मुश्किल होती है। तो फिजियोथेरेपी का क्या रोल है कि वो जो मसल्स वीक हो गई हैं उसको ठीक किया जाए, उसको मजबूत किया जाए, जिससे कि जॉइंट्स पे प्रेशर कम पड़े। और जैसे काफी बार फ्रोजन हो गया है कोई जॉइंट, जैसे कि बहुत कॉमनली टर्म है फ्रोजन शोल्डर, है ना, तो उसमें फ्रोजन शोल्डर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसका कि उसको कंधे को खोलना, जो चिपक गया है उसको ओपन करना, वो फिजियोथेरेपी का। तो हर जॉइंट में आर्थराइटिस में फिजियोथेरेपी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इवन आई वुड से एक्सरसाइज पेशेंट अगर खुद कर सकता है तो भी खुद भी करनी चाहिए उसको, क्योंकि साथ में पेशेंट तो फिजियोथेरेपी के पास एक ही दिन में एक बार जाएगा, बाकी टाइम खुद भी एक्सरसाइज करेगा, तो उसकी मसल्स स्ट्रांग रहेंगी और जॉइंट पे प्रेशर कम पड़ेगा। तो रेंज ऑफ मोशन और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आर्थराइटिस के पेशेंट्स में। सर आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हमारे व्यूअर्स को। अब लास्ट में मैं चाहूंगा कि आप कुछ हमें अच्छे टिप्स दें, हेल्थ के टिप्स दें अवेयरनेस के लिए, और आपका सोसाइटी को क्या मैसेज रहेगा? देखो आप मतलब प्रैक्टिस में जनरली मैंने यही देखा है कि मोस्ट ऑफ दी मतलब इंडियन पेशेंट्स काफ़ी सारे इग्नोर करते हैं अपने सिम्टम्स को, कि ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। नहीं, आपको अपनी डिजीज के जो सिम्टम्स हैं वो डेफिनेटली इग्नोर नहीं करने हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है, चाहे कोई भी सिम्टम है, फीवर है, लंबा फीवर चल रहा है, वार्निंग साइन है वो बॉडी में कुछ गड़बड़ चल रहा है, पेन है वो वार्निंग साइन है बॉडी में कुछ गड़बड़ है, तो इस वार्निंग साइन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका प्रॉपर डॉक्टर के पास जाके इलाज कराना वो भी बहुत ज़रूरी है, कि कारण पता लगे कि भाई किस कारण से ये हुआ है, वो बीमारी हमें क्या क्या डैमेज कर सकती है, ट्रीटमेंट हमें कितना लंबा चलेगा, कैसे चलेगा, वो बहुत ज़रूरी है। जनरली पेशेंट इग्नोर ना करें अपने सिम्टम्स को, अर्ली टू अर्ली अपने डॉक्टर के पास दिखाएं, जिससे कि आपकी बीमारी अर्ली पकड़ी जाए और उसको डैमेज होने से बचा दिया जाए जॉइंट को। देन सेकंड इज कि हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। जनरली
इंडियंस हेल्थ इंश्योरेंस बहुत कम कराते हैं हेल्थ पे। अगर आप हेल्थ इंश्योर्ड होंगे तो आपकी काफ़ी चीज़ें कवर हो जाएंगी, जैसे काफ़ी एडमिशन्स रिक्वायरमेंट होते हैं आर्थराइटिस में भी या फिर और बीमारियों में भी, तो वो हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है जो कि इंडियंस काफ़ी कम कराते हैं। देन थर्ड इज़ कि आप अपने जो डिजीज़ है, जब आप डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं तो रेगुलर फॉलोअप बहुत ज़रूरी है। पेशेंट बहुत इरेगुलर फॉलोअप करते हैं। काफ़ी बार इरेगुलर फॉलोअप का नुकसान क्या होता है कि वो डॉक्टर को कुछ टाइम के बाद मेडिसिन कम करनी होती है, चेंज करनी होती है, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो बढ़ाना पड़ता है। तो वो पार्ट मिस हो जाता है इतने, या तो डिजीज डैमेज कर देती है या फिर अगर बाई चांस इतनी मेडिसिन नहीं रिक्वायर्ड थी तो वो मेडिसिन के साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, वो भी रेगुलर टाइम पे हमें मॉनिटर करना पड़ता है। तो आई वुड से कि और चौथी जो चीज़ है ओबेसिटी, आप अपना एडिक्वेट वेट रखें। अपना जो ओबीज हैं जो पेशेंट्स, वो एक बहुत मेजर रिस्क फैक्टर है ना कि आर्थराइटिस के लिए बल्कि हार्ट डिजीज, डायबिटीज, स्ट्रोक, मल्टीपल बीमारियों के लिए, मेटाबॉलिक सिंड्रोम के लिए। तो जो पेशेंट्स अपने जो लोग हैं अपना नॉर्मल वेट जो मेंटेन करते हैं उनको ये सब खतरा बहुत कम हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है। तो जो एक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है ओबेसिटी, वो आप उस पर ध्यान दें और उसको नॉर्मलाइज अपना बॉडी वेट करें जिससे ये सारा आपका रिस्क फैक्टर खत्म हो जाए। देन फाइनली एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट 5 to 6 days अ वीक हाफ एन आवर के लिए आप एक्सरसाइज करें जिससे कि आप हेल्दी रहें, आपकी मसल्स टोन्ड अप रहें, आपके जॉइंट्स एक्टिव रहें, बोन स्ट्रेंथ बनी रहे, जिससे ये सारी डिजीज, काफ़ी सारी डिजीज में प्रिवेंटेबल हो सकती है। देन एक पोस्चर, अपना पोस्चर भी गुड पोस्चर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली आपने देखा होगा आजकल वर्क फ्रॉम होम इतना ज़्यादा चल रहा है तो पेशेंट्स को लैपटॉप पे बैठना पड़ता है, नॉर्मल लोगों को उससे सर्वाइकल की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, डिस्क की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो पोस्चर एक अपना मेंटेन करें, मोबिलिटी मेंटेन करें जिससे कि आप हेल्दी रहें। कोई पार्टिसिपेंट्स अभी जिन्होंने ज्वाइन किया कुछ पूछना चाहते हैं सर से? अंजू जी, अंजू गिलोत्रा जी। हम आज आर्थराइटिस पे डिस्कशन कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, नमस्ते। तो कुछ पूछना चाहती हैं आप? नमस्ते। हाँ, नहीं ऐसा कोई स्पेशल क्वेश्चन तो नहीं है, मैंने अभी ज्वाइन किया है तो नहीं, आज की हमारी चर्चा बेसिकली आर्थराइटिस पे थी, गठिया पे थी, और डॉक्टर निखिल ने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी जो डिफरेंट डिफरेंट हमारी बॉडी में पेन से रिलेटेड इश्यूज हैं, चाहे वो हमारे कंधे के हो, चाहे कमर के हो, चाहे वो घुटने का हो, हाथों का हो। तो काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। अनीता जी कुछ पूछना चाहती? नहीं सर, नहीं, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी है डॉक्टर साहब ने, धन्यवाद बहुत बहुत डॉक्टर साहब का। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। तो हम थैंक्स करते हैं डॉक्टर निखिल का जिन्होंने आज हमें अपना कीमती समय दिया और इतनी अच्छी जानकारी हमसे शेयर करी। और हम चाहेंगे सर आगे भी हम कुछ ऐसा अवेयरनेस प्रोग्राम Thank- लोगों के लिए टाइम टू टाइम लाते हैं, डेफिनेटली। कुछ पर्टिकुलर डिजीज के ऊपर और पर्टिकुलर कुछ सब्जेक्टिव मैटर अगर हो डेफिनेटली। तो मैं चाहूंगा हम करें सोसाइटी में ताकि वो बेहतर से बेहतर जानकारी मिले। डेफिनेटली। तो दर्शकों बहुत सो मच Thank आपका, और हम चाहते हैं कि आप बिल्कुल फिट रहें, हेल्दी रहें। किसी भी तरह का हेल्थ इश्यू या कंसर्न हो आपको, आप प्लीज अपने डॉक्टर को या अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से जरूर संपर्क करें और एक एक्सपर्ट हमेशा लें। थैंक यू सो Thank you. मच। Thank you. वी आर एंडिंग अप द थैंक यू। थैंक यू अंजू जी, Thank you. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. ओके जी। Thank you. नमस्कार।